पिछले 3-4 माह से एक मौजू बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने को है, हमारे मुल्क को दिवालिया होने का खदशा है। ये डिफ़ॉल्ट होना किसे कहते हैं? किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये वो सवाल है जो अक्सर हमारे दिमागों में कहीं ना कहीं घूमता रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक मिसाल को लेकर चलते हैं। फ़र्ज़ किया कि मुझे अपना घर बनाना है, पैसे तो है नहीं, काम तो वो है जो जॉब करता हूँ। अब बैंक के पास जाता हूँ, बैंक साहब पैसा चाहिए, कितना? करोड़ रुपए। बैंक कहता है ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन आपको हर साल 20 लाख रुपए की एक किस्त देना पड़ेगी। हम कहते हैं ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। पहला साल आता है 20 लाख की किस्त दे देते हैं, दूसरा साल आता है 20 लाख की दूसरी किस्त भी दे देते हैं। अब तीसरा साल आता है तो जॉब भी चली जाती है। बैंक पूछता है भाई साहब पैसे? हम कहते हैं भाई जहर खाने को पैसा नहीं, तुझे कहाँ से दें पैसे? अब बैंक फिर दोबारा पूछता है, हम भी पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ से दें? बैंक जाता है अदालत में, जज साहब ये बंदा पैसे नहीं दे रहा हमारे। जज साहब कहते हैं इसका घर बेचो, अपना पैसा पूरा करो। घर बिकता है, वो बैंक अपना पैसा ले लेती है। अब जब दोबारा ज़िंदगी में मुझे कर्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या बैंक मुझे कर्ज़ देगा? नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद बहुत ज़्यादा लेगा मुझसे। बैंक मुझ पर जल्दी से एतबार नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अपने मामला को चलाने के लिए, अपने अखराजात को पूरे करने के लिए, अपने लोगों की खिदमत को करने के लिए बैरूनी अदारों से कर्ज़ लेता है। और जब वो मुल्क इन कर्ज़ों के इकसात को वापस नहीं कर पाता है तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब कंट्री के लेवल पर चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं, यानी कि अब कंट्री, कोई भी मुल्क तो जॉब नहीं करता। अब कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने की और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, यानी कि वहाँ पर करप्शन बहुत है, जो लोग हैं वहाँ पर, जो सियासत है उसमें कोई इस्तेहकाम नहीं है, यानी कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, जो लोग हैं वो सही तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर कोई अदालत भी नहीं है जो ये कहेगी कि ये मुल्क पैसे नहीं दे रहा आपको तो आप इसके सासे बेचो और अपने पैसे पूरे करो, ऐसी भी बात नहीं है। अब यहाँ पर दोनों फ्री की आपस में इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, कर्ज़ जो है, जो किस्तें रहती हैं, जो बकाया का रकम रहती है, वो किस तरह से वापस आनी है। अब हम असल चीज़ की तरफ आते हैं कि किसी भी मुल्क के इसके असरात क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ, फ़ायदे भी होते हैं, वो आखिर पर देखेंगे। पहले नुकसानात को देखते हैं। पहला तो नुकसान यही है कि हमें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मुल्क में वाफर होती हैं, हम दूसरे मुल्कों के यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान हो जाता है जब हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो बाहर से दूसरे मुल्कों से तो पैसे लेते हैं भाई, चीज़ के तो पैसे लेते हैं, चाहे अपना मुल्क है चाहे दूसरा मुल्क है, पैसे तो लेते ही लेते हैं। और दूसरा नुकसान वो ये होता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बेरोज़गारी आम हो जाती है। बेरोज़गारी कैसे आम होती है? अब फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, काम चलते हैं, बिज़नेस चलते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। अब फैक्ट्रियों में भी बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, बहुत सारी मशीनरी बाहर से मंगवानी पड़ती है, रॉ मटीरियल है जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बिज़नेस बंद हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में आम हो जाती है। और तीसरे नंबर पर यह है कि उस मुल्क के बैंक फेल हो जाते हैं, मुल्क के बैंकिंग सिस्टम सारे का सारा नाकाम हो जाता है। वो कैसे नाकाम होता है? अब लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारी कंट्री के पास, हमारे मुल्क के पास, हमारे हुक्मरानों के पास मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि अपना पैसा तो निकालो, ये ना हो कि हमारा पैसा भी हमें ना मिले, कब हमें ज़रूरत पड़े वो पैसा ही ना मिले। लोग वहाँ से पैसा निकालते हैं, उसको निकाल करके किसी और करेंसी में तब्दील करवाना चाहते हैं। वो डॉलर हो सकती है, वो सोना हो सकता है, वो चांदी हो सकती है, वो यूरो हो सकता है, कोई भी और करेंसी हो सकती है, वो करेंसी जिसको वो समझते हैं कि ये स्टेबल है करेंसी। जब बहुत सारे लोग जाएंगे, अपना जाकर पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो पैसा तो बैंक में नहीं पड़ा हुआ। जो पैसा हमने दिया है वो बैंक हमें, जितने लोगों ने पैसा दिया वो एक दिन को वापस नहीं कर सकता। अब जब सारे लोग जाएंगे बैंक के पास कि हमें अपना पैसा वापस ले लें, तो बैंक इतने लोगों को कहाँ पैसे वापस कर सकता है। इस तरह से बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। चौथा नुकसान ये होता है कि उस मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो जाती है। करेंसी किस तरह से डीवैल्यू होती है? जब हमारे पास पैसा नहीं है, लोग अपने जो पैसा है जिन लोगों के पास, वो भी अपना पैसा
एक्सचेंज करना चाह रहे हैं दूसरी करेंसी के पास, जब लोग डॉलर खरीदेंगे या कोई और करेंसी खरीदेंगे तो उस करेंसी का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसी तरह से जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है उसके साथ बिल्कुल यही सेम होता है कि जिस तरह से उसकी दूसरी करेंसियों का रेट बढ़ता है उसकी करेंसी नीचे जाती है, चली जाती है और करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में ज़ाहिर बात है वहाँ पर कारोबार लिस्टेड है, लोग जाते हैं जाकर स्टॉक खरीदते हैं, और जब मुल्क ही डिफ़ॉल्ट हो गया, बिजनेस नहीं चल रहे, तो स्टॉक मार्केट कैसे चलेगी। इस तरह से स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाती है या फिर बहुत मंदा पड़ जाता है मार्केट में। और एक नुकसान ये तो है ही है ना कि अब दोबारा कल को हमें ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से दूसरे मुल्कों से, दूसरे अदारों से इमदाद लेने की, पैसे लेने की, तो वो हमें वो नहीं देंगे, वो हमें पैसा देना मुनासिब नहीं समझेंगे, तो ये तो पहले ही नहीं दे रहे, हमें कहाँ से देंगे। इस तरह से और बहुत सारी पेचीदगियाँ यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। अब मैंने कहा था कि कुछ फ़ायदे भी हैं, हाँ अब यहाँ पर फ़ायदे भी हैं। कहते हैं ना हर बुरी चीज़ में से हम अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो जहाँ पर बहुत सारे नुकसान हैं वहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है, जब हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार ही नहीं है, कारोबार ठप हो चुके हैं, एक तो हमारे पास लेबर सस्ती हो गई है, दूसरी ये है कि जो हम चीज़ें बना रहे हैं हम वो लोगों को जब बाहर देंगे, हमारे पास लेबर सस्ती है, हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हमारी करेंसी हो चुकी है, जब लोग डॉलर में हमसे चीज़ें लेंगे उनको वो सस्ती मिलेंगी। इस तरह से जो बाहर के ताजर हैं वो चीज़ को प्रेफर करेंगे कि इस मुल्क के ताजरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत की जाए, जो ये मुल्क चीज़ें बना सकता है। जैसे हमारे पास है, अगर हमारे पास गंदम ज़्यादा है तो वो मुल्क हमसे गंदम ले सकते हैं। जो हमारे पास कोई और ज़रूरी फसल है या कोई टेक्सटाइल में हम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अब टेक्सटाइल हमारी मेल सही चल रही है डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी किसी भी मुल्क की, तो वो फिर दूसरे ममालिक उस मुल्क से वो चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कहाँ को वहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह से दूसरे ममालिक से फिर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह उस मुल्क में आते हैं, उनको पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है, जो वो पैसा लेकर आते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस तरह से उनको ये टूर भी सस्ता पड़ता है, इस तरह से टूरिज़म को तरक्की मिलती है उस मुल्क में। बहरहाल जब मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब मुल्क में चीज़ों का फुकदान हो जाएगा, जब मुल्क में लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो एक तरह की मुल्क में इज़्तिराबी सी सिचुएशन तो पैदा हो जाएगी ना इससे, जहाँ पर लोगों के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल होगी, मुल्क के हालात को एक तरफ बिगड़ने की तरफ जाएंगे ना। तो इस तरह से मुल्क का नुकसान तो होता है जिसको जल्दी से पुर नहीं किया जा सकता।